यूजी से नष्ट है दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है इकाई 10 में लगा हुआ टॉपिक है एक आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन कृत है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो नोट्स में नोट डाउन करके रखनी है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं स्क्रीन को ताकि आपको ये चीज़ें यहाँ पे दिखती रहें। आप देख रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो 27 नवंबर 1907 को प्रयाग में हुआ है। धर्मवीर भारती इनके संबंध में लिखते हैं कि यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया है। और वाकई जब इसको पढ़ा जाए तो एक तो ये आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करो, दूसरा आप खुदरी है, ये तीसरी आत्मकथा आती है वो एक कहानी है भी। तो ये जो आत्मकथाएं हैं इनमें लेखिका ने अपने जो भाव हैं, जो या कहें कि जो उन्होंने जिया है उसको शब्दों में इस तरह से पिरोया है कि यानी कि पाठक को समझ में आता है कि लेखिका क्या क्या कहना चाहती हैं। ऐसे ही एसपी द्विवेदी आप समझ ही रहे हैं कौन है, हजार प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वो कहते हैं कि इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में से उभरा है। आगे शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। एक तथ्य और आता है, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा कहते हैं कि हिंदी के आत्मकथ्य साहित्य की चरम परिणति है। बचपन से ही पढ़ने का शौक था। जहाँ छोटे बच्चे खेलते हुए अपना समय बिताते थे, वहीं बच्चन एकांत में बैठकर पढ़ने में लगे रहते थे। ठीक है, जो भी विधाएं हैं मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सभी विधाओं का नोट्स ज़रूर बनाएं। यदि आपको लगता है कि फर्स्ट टर्म में आपका एग्जाम हो निकल जाना चाहिए, नेट निकल जाना चाहिए, जेआरएफ भी करना है तो जेआरएफ के लिए वही है, अपने विषय पे कमांड तो होना लाजमी है, होना ही चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उस पर भी आपकी अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। ठीक है, यदि उस पर भी आप अच्छा कमांड बना लेंगे तो आपके दोनों मतलब आपके नेट जेआरएफ दोनों हो सकते हैं, अन्यथा अभी इस अटेम्प्ट में केवल नेट हो सकता है। कोशिश करें कि बेहतर करें। ठीक है, दोनों पेपर को साथ साथ लेकर चलें। करकल की पत्नी चंपा से भी उनका आत्मीयता का संबंध था। बच्चन का विवाह श्यामा के साथ हुआ। बच्चन ने श्यामा को का नाम जॉय रखा है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बीच बीच से प्रश्न आते हैं। इसमें प्रारंभिक संघर्ष की कहानी है। इसमें बच्चन की श्यामा के साथ शादी और श्यामा की मृत्यु का वर्णन है। आगे देखते हैं कि वे इसमें अन्य महिलाओं के साथ अपने उन संबंधों का की ओर भी इशारा करते हैं जो हमारे समाज में अनुचित माना जाता है। आगे है कि इसके पहले भाग के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान मिला। ठीक है, प्रश्न आता है कभी कभी कि इनको जो सम्मान मिला था सरस्वती, वो किस भाग के लिए मिला था। ठीक है, प्रथम भाग के लिए, द्वितीय भाग के लिए, तृतीय भाग के लिए, चतुर्थ भाग के लिए। तो ये चीज़ आपको जरूर पता होना चाहिए। तो प्रथम भाग के लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला था। 1941 से लेके 1952 तक ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के लेक्चरर रहे हैं, अंग्रेजी विषय के। 1952 से 54 तक एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में पीएचडी की इन्होंने। फिर आकाशवाणी इलाहाबाद में इन्होंने काम किया। इसके बाद 16 वर्ष तक कहाँ रहे, दिल्ली रहे। इसके बाद 10 वर्ष विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ पद पर रहे। राज्यसभा में ये मनोनीत हुए। 18 जनवरी 2003 को इनका देवलोक गमन हो गया। ठीक है, देवलोक यानी इनकी मृत्यु हो गई। इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभक्त है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि 1969 में प्रकाशित होता है। दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण, फिर जो कि 1970 में प्रकाशित हुआ। बसेरे से दूर 1977 में। 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। तो आपको ट्रिक याद कर लेनी है कि क्या नीड़ बस 10। ठीक है, पहला पहला अक्षर कि क्या नीड़ बस 10, तो आपको याद रहेगा। आगे फिर देखते हैं। देख रहे हैं वंशिका की छताएं लड्डू को लाके यहाँ रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनके लिए बच्चन जी को सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस आत्मकथा की शुरुआत अपने पुरखों से इलाहाबाद में बसने आने की कथा से शुरू करते हैं। तत्कालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोगों का एक साथ रहने का सुंदर उदाहरण
उक्त रचना में प्राप्त होता है। ठीक है, आगे क्या देखते हैं हम? आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या भूलूं क्या याद करूं, बचपन से लेकर यौवन तक की इसमें कथा है। नीड़ का निर्माण फिर में आत्मविश्लेषण परक जीवन है। इसमें बसेरे से दूर में विदेशी यात्राओं प्रवास का वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा। 10 द्वार से सोपान तक में अंतिम जीवन का वर्णन है। हम आगे देखते हैं कि करकल व चंपा का प्रेम भावात्मक लगाव का वर्णन भी लेखक इस आत्मकथा में करते हैं। पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के बाद बच्चन ने तेजी से विवाह कर लिया था। सर जाए तो जाए हिंद आज़ादी पाए, इन्होंने गीत लिखा। और हम देखते हैं कि अपने भाई शालिग्राम छोटे भाई का जिक्र करते हुए क्या लिखते हैं कि जीवन में एक सितारा था, माना कि वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोले टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, आगे देखते हैं कि अंगड़ित उन्मादों के क्षण हैं, अंगड़ित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सोनी घड़ियों को कितने से आबाद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगली पंक्ति आती है कि याद सूखों की आंसू लाती, दुख के दिन भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, इनके संबंध में विजय देव नारायण शाही क्या लिखते हैं, कहते हैं कि 6वां दशक में यह लिखा है कि किसी समय देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता संतत लिखकर हजारों लोगों को उर्दू छोड़कर हिंदी पढ़ने के लिए विवश किया था। कविता में यदि उस क्रांति का कोई जोड़ है तो बच्चन सिंह की मधुशाला है, ऐसा विजय देव नारायण शाही लिखते हैं। और आगे है कि मेरी विगत स्मृतियों, मेरे पूर्व इतिहास, मेरे वर्तमान के श्रम संघर्ष को जैसा उसने जाना था, जैसी मेरी स्थिति के निकट भविष्य में कम से कम अपने जीवन काल में उसने कल्पना की थी, उसने मेरा नाम सप्रेम रख दिया था और मैं उसको जॉय कहता था। मृत मृत सैया पर जब उसकी चेतना लुप्त हो रही थी, वह मुझे अपने सबके सामने भी उसी नाम से पुकारती गई, और शायद ही कोई समझा हो कि वह किसे पुकार रही है और क्या कहना चाह रही है। क्या बता पाएंगे ये दोनों, ये जो वक्तव्य है किसके लिए कहा गया है, क्या बता पाएंगे? यदि बता पाए कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, स्वस्थ पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध स्वाभाविक है, आवश्यक और अनिवार्य है, पर श्यामा के शरीर की जैसी स्थिति थी उससे उसमें शरीर की दीवार मानकर प्राण प्राणों से मिलन पर ही प्राय संतोष करना था। कवि की वासना में जो मैंने लिखा था कि वासना जब तीव्रतम थी बन गया था संयमी में, है रही मेरी क्षुधा ही सर्वदा आहार मेरा, या हलाहल में की वासना है मेरी विकराल, अधिक पर अपने पर विश्वास। ठीक है, आगे लिखते हैं कि वह मेरी उन दिनों की तीव्र तीक्ष्ण और तनावपूर्ण अनुभूति ही थी जो शब्दों में मुखरित हुई थी। हर संयम का कहीं न कहीं विस्फोट होता है, और उसके लिए न मैं लज्जित हूँ न अपने को दोषी ठहराता हूँ। यह मैं बड़ी सच्चाई के साथ कहता हूँ कि उसका अधिकतम विस्फोट निश्चय ही मेरे काव्य रूप में हुआ। रामदास मिश्र के शब्दों में कि बच्चन जी ने प्रेम वासना के ऊपर जो आध्यात्मिकता का पर्दा था उसे हटाया। खुद बच्चन जी कहते हैं कि कह रहा है जग वासना में हो रहा उद्धार मेरा, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन रहा है छल रहा व्यवहार मेरा। आगे है कि यह आत्मचित्रण जो अपने हाथों से लिख रहा हूँ मानस मंथन का परिणाम है। मैं जिस सीढ़ी पर हूँ वहाँ अतीत का स्मरण शायद स्वाभाविक होता है। मेरे पास औरों का मन जानने के लिए केवल अपने मन का पैमाना है। मुझे कई वर्षों से लग रहा था कि जब तक मैं अपने अंतर्मन में उठती स्मृतियों को चित्रित न कर डालूंगा तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा क्या भूलूं क्या याद करूं कि कुछ झलक। पुस्तक मैंने काफ़ी हद तक इसको पढ़ी है, और वैसे भी मैं कोर्स में इसका टेक्स्ट पढ़ा लूँगी। वही मैंने कहा है कि जैसे ही आपके रिजल्ट आ जाते हैं वैसे ही हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो एक तीव्रतम दौर पकड़ेगा। मतलब एक जो ट्रैक है ना वो एक ट्रैक पे
हम चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर भी करें। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।